हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 12 अकाउंट्स और टॉपिक है हमारा आज का नेचर ऑफ पार्टनरशिप। एंड गाइस, इस चैनल से जितनी भी वीडियोस करेंगे सभी एनसीईआरटी की बुक्स में से करेंगे। तो देखो बुक में क्या लिखा है, व्हेन 2 or more persons join hands to set up a business and share its profit and losses, they are said to be in partnership. So पार्टनरशिप कब कहलाई जाती है? जब दो लोग या दो से ज़्यादा लोग मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अकेला बंदा जो है खुद का पार्टनर नहीं हो सकता है, इसलिए मिनिमम 2 लोग चाहिए या 2 से ज़्यादा लोग चाहिए। बिजनेस स्टार्ट करते हैं और वो कहते हैं कि बिजनेस में चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस आए, हम सारे मिलके शेयर करेंगे आपस में, वो कहलाती है पार्टनरशिप। ठीक है, ये तो आसान भाषा में था। अब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 में भी एक डेफिनेशन लिखी हुई है कि पार्टनरशिप है क्या चीज़। तो देखो क्या लिखी है, रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कुछ लोगों के बीच का ये एक रिलेशन होता है और वो किस बात पे एग्री करते हैं। एग्री से इधर मतलब है स्टार्टिंग में जो एग्रीमेंट साइन होता है कि भाई हम बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होगा उसको शेयर करेंगे। कैरीड ऑन बाय ऑल का मतलब है कि बिजनेस सब लोग कैरी करेंगे, यानी बिजनेस के डिसीजन सब लोग मिलकर लेंगे। और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल का मतलब क्या है, ऐसा भी हो सकता है कि एक इंसान सबके बिहाफ पे काम कर रहा है और डिसीजंस ले रहा है, कुछ भी हो सकता है। दोबारा बता रही हूँ, कुछ लोगों के बीच का रिलेशन जो कि ये डिसाइड करते हैं कि बिजनेस में जो भी प्रॉफिट आएगा हम सब मिलके शेयर करेंगे। सारे डिसीजन या तो हम मिलके लेंगे या कोई एक इंसान जो है सबके बिहाफ पर डिसीजन लेगा। ये डेफिनेशन सिर्फ इतना कह रही है। आगे देखो, पर्सन्स हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विद वन अनदर आर इंडिविजुअली कॉल्ड पार्टनर्स एंड कलेक्टिवली कॉल्ड फर्म। जो भी लोग इस पार्टनरशिप में एंटर करते हैं यानी पार्टनरशिप बनाते हैं एक दूसरे के साथ, वो इंडिविजुअली पार्टनर्स कहलाते हैं। यानी हर एक बंदा जो है एक पार्टनर कहलाएगा। जैसे 5 लोग हैं, 5 लोगों ने एक पार्टनरशिप फर्म खोली है, तो वो 5 लोग अलग से पार्टनर्स कहलाएंगे। ठीक है, और इकट्ठे अगर वो होंगे तो कहलाएंगे फर्म। वो 5 मिलके कहलाएंगे फर्म और अलग अलग कहलाएंगे पार्टनर्स। द नेम अंडर विच द बिजनेस इज कैरिड इज कॉल्ड द फर्म्स नेम। और बिजनेस जिस नाम पर चलाया जाएगा उसको बोलेंगे फर्म्स नेम, कि फर्म का ये नाम है। उनकी फर्म का मतलब ये जो भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन जो भी स्टार्ट करी है बेसिकली उससे रिलेटेड टर्म है ये फर्म। A partnership firm has no separate legal entity apart from the partners constituting it. इसमें लिखा है जो पार्टनरशिप फर्म है, जो आपने फर्म स्टार्ट करी है, उसकी नो सेपरेट लीगल एंटिटी है। यानी नो सेपरेट शब्द का मतलब क्या है, अलग होना। तो नो सेपरेट का मतलब हो गया कि पार्टनर्स और फर्म दोनों सेपरेट नहीं हैं, अलग नहीं हैं। पार्टनर्स और फर्म एक ही हैं। ठीक है, अगर फर्म कुछ गलत करती है तो ये मानेंगे पार्टनर ने कुछ गलत किया है, पार्टनर कुछ गलत करते हैं तो माना जाएगा कि फर्म ने गलत किया है। ये दोनों चीज़ें एक ही हैं। दस द असेंशियल फीचर्स, यहाँ पे पढ़ रहे हैं उसके कुछ फीचर्स पार्टनरशिप फर्म के। तो सबसे पहला है 2 or more persons, यानी पार्टनरशिप फर्म को स्टार्ट करने के लिए 2 या 2 से ज़्यादा लोग चाहिए। इन ऑर्डर टू फॉर्म अ पार्टनरशिप देयर शुड बी एटलीस्ट 2 persons कमिंग टुगेदर फॉर अ कॉमन गोल। सो अगर आप पार्टनरशिप स्टार्ट करना चाहते हैं तो एटलीस्ट आपको 2 लोग चाहिए। ठीक है, अकेला इंसान खुद का पार्टनर नहीं हो सकता, उसको एक बंदा चाहिए साथ पार्टनर बनाने के लिए। इन अदर वर्ड्स, द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म कैन बी 2। सो मिनिमम कितने पार्टनर्स हो सकते हैं? 2 मिनिमम चाहिए ही चाहिए। देयर इज़ हाउएवर लिमिट ऑन देयर मैक्सिमम नंबर। लेकिन हाँ, मैक्सिमम कितने पार्टनर्स होंगे उस पर कुछ लिमिट लगा रखी है, रोक लगा रखी है। वो क्या है? इफ़ अ फर्म इज़ एंगेज्ड इन द बैंकिंग बिजनेस इट कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ 10 पार्टनर्स। अगर कोई पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट कर रहा है और वह बैंकिंग से रिलेटेड काम कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ 10 पार्टनर्स हो सकते हैं, 10 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। वाइल इन केस ऑफ एनी अदर बिजनेस द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कैन बी 20। लेकिन कोई और अलग बिजनेस है, बैंकिंग से हटकर चाहे कोई भी बिजनेस हो, तो मैक्सिमम जो है सिर्फ 20 लोग मिलके पार्टनर बन सकते हैं, 20 से 21 नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका एग्रीमेंट। सेकेंड पॉइंट है Partnership is the result of an agreement between 2 or more persons to do business and share its profit and losses.
सो जो पार्टनरशिप है उसमें क्या होता है, स्टार्टिंग में एक एग्रीमेंट बनाया जाता है। ये जो दो से ज़्यादा लोग मिलके पार्टनर्स बनते हैं, स्टार्टिंग में एक एग्रीमेंट बनाते हैं कि हम मिलके बिजनेस करेंगे और बिजनेस में जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा हम दोनों शेयर करेंगे। मतलब फ़ायदा होगा तो सबका होगा, घाटा होगा तो सब पैसे भरेंगे। द एग्रीमेंट बिकम्स द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स। और ये जो एग्रीमेंट होता है स्टार्टिंग में, इसी से इन सभी पार्टनर्स का रिलेशन बनता है। ठीक है, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट सच एग्रीमेंट इज़ इन रिटन फॉर्म। भाई ज़रूरी नहीं है कि ये एग्रीमेंट रिटन में ही हो प्रॉपर, ठीक है, डॉक्यूमेंट बना हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ओरल भी हो सकता है। अगर ओरल एग्रीमेंट है तो भी वो वैलिड माना जाएगा। ओरल मतलब 4-5 लोग बैठ गए, उन्होंने बैठ के आपस में ये डिसीजन ले लिया कि हम सब पार्टनर्स हैं और हम सब प्रॉफिट शेयर करेंगे, ठीक है, ये भी एक पार्टनरशिप होती है। बट इन ऑर्डर टू अवॉइड डिस्प्यूट्स इट इज़ प्रेफर्ड दैट द पार्टनर्स हैव अ रिटन एग्रीमेंट। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अवॉइड डिस्प्यूट्स, यानी बाद में प्रॉब्लम या लड़ाई झगड़े ना हो, इसलिए यही चीज़ हम प्रेफर करेंगे कि आप जो एग्रीमेंट बनाएं वो रिटन बनाएं। क्योंकि रिटन में जो होता है, क्या होता है, सब चीज़ें लिखी हुई है, आप उसे कभी भी उठा के पढ़ सकते हो। लेकिन ओरल में क्या होता है कि भाई आपको भूल भी लग सकती है कि आपने उस वक्त क्या वादा किया था और बाद में आप अपने वादे भूल जाएं, है ना। वादे तो वैसे भी निभाने के कम और भूलने के ज़्यादा होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बिजनेस। द एग्रीमेंट शुड बी टू कैरी ऑन सम बिजनेस। अब भाई जो भी आप एग्रीमेंट साइन कर रही हैं वो एग्रीमेंट किसको लेके होगा कि आप कोई बिजनेस करेंगे। बेसिकली पार्टनरशिप फर्म किस लिए बनाई जाती है, एक बिजनेस करने के पर्पज़ से ही बनाई जाती है, पैसे कमाने के पर्पज़ से ही बनाई जाती है। मेरे को ऑनरशिप ऑफ अ प्रॉपर्टी डज नॉट अमाउंट टू पार्टनरशिप। सपोज एक प्रॉपर्टी है और उसके 2 ऑनर हैं, जैसे कि 2 भाई हो गए, दोनों भाइयों के नाम पे एक प्लॉट हो गया, तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये एक पार्टनरशिप है। जैसे आपके फादर हैं या आपके चाचा हैं या ताऊ हैं, उनके नाम पे एक घर है जिसमें तुम लोग रह रहे हो, सब जॉइंटली एक घर में रह रहे हैं, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि ये पार्टनरशिप है, बिल्कुल भी नहीं। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ़ रोहित एंड सचिन जॉइंटली परचेज अ प्लॉट ऑफ लैंड दे बिकम द जॉइंट ऑनर्स ऑफ द प्रॉपर्टी नॉट द पार्टनर्स। सपोज 2 लोग हैं, रोहित और सचिन, वो एक ज़मीन का टुकड़ा खरीदते हैं, तो वो क्या बनेंगे, वो जो प्रॉपर्टी उन्होंने खरीदी है उसके जॉइंट ऑनर्स बनेंगे, यानी दोनों लोग मिलके ऑनर होंगे उस प्रॉपर्टी के, पार्टनर्स नहीं होंगे। बट इफ़ दे आर इन द बिजनेस ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ लैंड फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग प्रॉफिट दे विल बी कॉल्ड पार्टनर्स। लेकिन हाँ, अगर वो क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं कि बार बार लैंड खरीदते हैं, बार बार लैंड बेचते हैं, फिर पैसा कमाते हैं, तब वो पार्टनर्स कहलाएंगे। हमने अपने खुद के पर्सनल यूज़ के लिए कोई प्रॉपर्टी खरीदी है 2 लोगों ने मिलके, तो हम पार्टनर्स नहीं कहलाएंगे। लेकिन उस प्रॉपर्टी को बार बार बेच के, कहीं खरीद के, फिर बेच के, पैसा कमा के ऐसे बिजनेस कर रहे हैं, तो हम पार्टनर्स कहलाएंगे। नेक्स्ट है म्यूचुअल एजेंसी। The business of a partnership concern may be carried on by all or any one of them acting for all। यही बात डेफिनेशन में भी लिखी थी कि जो भाई पार्टनरशिप में हम जो ये बिजनेस करते हैं, इसमें क्या लिखा है, कैरीड ऑन बाय ऑल पार्टनर्स, यानी सारे पार्टनर्स मिलके ही बिजनेस करते हैं, सारे पार्टनर्स मिलके फैसले लेते हैं। एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल का मतलब क्या है, कोई एक इंसान सबके बिहाफ पे एक्ट करेगा, सबके बिहाफ पे डिसीजन लेगा। ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। स्टार्टिंग में ना लिखा जाता है ये कौन कैसे बिहेव करेगा, कौन जो है पार्टिसिपेट करेगा, कौन नहीं करेगा, ये स्टार्टिंग में लिखा जाता है। दिस स्टेटमेंट हैज़ 2 इम्पॉर्टेंट इम्प्लीकेशन। सो इससे 2 रिजल्ट निकल के आते हैं। यहाँ पे क्या बातें हैं देखो। फर्स्ट, every partner is entitled to participate in the conduct of the affairs of the business। यहाँ ये लिखा हुआ है सबसे पहली चीज़ कि भाई एवरी पार्टनर, यानी हर एक पार्टनर पार्टिसिपेट कर सकता है बिजनेस के अफेयर्स में। यानी बिजनेस से रिलेटेड अगर कोई भी मैटर है तो हर एक पार्टनर बीच में बोल सकता है, अपनी राय दे सकता है, डिसीजन ले सकता है। सेकंड चीज़ है जो यहाँ पे निकल के आ रही है, वो है दैट देयर इज एग्जिस्ट अ रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल एजेंसी बिटवीन ऑल द पार्टनर्स। कि भाई जितने भी पार्टनर्स हैं उनमें म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए, यानी म्यूचुअली सब लोग मिलके डिसीजन लें। ठीक, ऐसा नहीं है कोई एक अपनी मनमानी कर रहा है, ये चीज़ नहीं हो सकती है, सब कुछ म्यूचुअल होना चाहिए, सबकी रजामंदी के साथ होना चाहिए। ईच पार्टनर कैरिंग ऑन द बिजनेस इज द प्रिंसिपल एज वेल एज द एजेंट फॉर ऑल द पार्टनर्स। यहाँ पे लिखा है जो हर एक इंडिविजुअल पार्टनर है, हर एक बंदा जो कि बिजनेस चला रहा है वो प्रिंसिपल है,
यानी अगर कोई एक इंसान फैसला लेता है तो बाकी सभी को वो फैसला मानना पड़ेगा, इसलिए वो प्रिंसिपल हो गया क्योंकि हम उसकी बात मान रहे हैं। यहाँ पे लिखा है वो एजेंट भी है सभी पार्टनर्स का। इसका क्या मतलब है कि 5 में से अगर 4 पार्टनर कुछ फैसला ले रहे हैं तो 5वें पार्टनर को ये बात माननी पड़ेगी चारों पार्टनर्स की। तो वो एक तरह से एजेंट भी हो गया, प्रिंसिपल भी हो गए और एजेंट भी हो गए, यानी बात मनवा भी सकते हैं और बात मान भी सकते हैं, माननी भी पड़ेगी, मैं ये बोलूँगी। दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब रल मिल के चलना है एक दूसरे के साथ प्यार प्रेम से, उल्टे डायरेक्शन में नहीं भागना है। ही कैन बाइंड अदर पार्टनर्स बाय हिज एक्ट्स। अब ये देखो लॉ की थोड़ी सी लैंग्वेज है, यहाँ पे क्या लिखी हुई है, बाइंड अदर पार्टनर्स बाय हिज एक्ट्स का क्या मतलब है। एक्ट्स यानी अगर हम कोई जैसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं कोई एक पार्टनर, तो बाकी सभी पार्टनर्स उससे बाइंड होंगे यानी बंध जाएंगे। जैसे कि 5 पार्टनर है, पहले पार्टनर ने अगर किसी कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया तो बाकी चारों को वो कॉन्ट्रैक्ट मानना ही पड़ेगा। वो ऐसे नहीं बोल सकते हम तो नहीं मानते, हम तो थे ही नहीं, तूने क्यों कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, ऐसा सब नहीं चलेगा। सब लोगों को वो मानना ही पड़ेगा क्योंकि वो रिटर्न में एग्रीमेंट साइन हो चुका है। एंड ऑल्सो इज बाउंड बाय द एक्ट्स ऑफ अदर पार्टनर्स। अब यहाँ पे क्या लिखी हुई है, अगर अदर पार्टनर्स, बाकी 4 पार्टनर्स जो बच गए थे उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया तो जो पहला पार्टनर था वो भी बाउंड होगा, यानी उसको भी मानना पड़ेगा भाई कि तुम चारों कहीं पे कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आ रहे हो, अब मेरे को भी ये चीज़ माननी पड़ेगी, अब मेरे को इसके साथ ये बिजनेस करना ही पड़ेगा। वो नाट नहीं सकता, इस चीज़ को लेके मना नहीं कर सकता। विद रिगार्ड टू बिजनेस ऑफ द फर्म, relationship of mutual agency is so important that one can say that there would be no partnership if element of mutual agency is absent। अब यहाँ पे लिखा है कि म्यूचुअल एजेंसी इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर म्यूचुअल एजेंसी नहीं है तो कोई पार्टनरशिप नहीं होगी, ठीक है। जैसे कि अगर 5 बंदे बैठे हुए हैं किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, और 5 में से एक बोलता है मैं इस पेपर पे साइन नहीं करूँगा, मैं इस चीज़ को लेके एग्री नहीं करता, जाओ जो करना है वो कर लो, तो वो 4 जो हैं जब तक उसको मना नहीं लेंगे तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। ये बात है यहाँ पे, तो कोई पार्टनरशिप होगी ही नहीं जब तक 5 एग्री नहीं करते हैं किसी बात को लेके। नेक्स्ट है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। अनदर इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप इज दैट द एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स मस्ट बी टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज ऑफ ए बिजनेस। भाई एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है पार्टनरशिप में, जो एग्रीमेंट में स्टार्टिंग में लिखी जाती है कि जितने भी पार्टनर्स हैं वो प्रॉफिट और लॉस दोनों ही शेयर करेंगे। दो द डेफिनेशन कंटेन्ड इन द पार्टनरशिप एक्ट डिस्क्राइब्स द पार्टनरशिप एज अ रिलेशन बिटवीन द पर्सन हु एग्री टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। अब यहाँ पे डेफिनेशन लिखी गई है पार्टनरशिप एक्ट 1932 की, एक डेफिनेशन जो कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी। उसमें क्या लिखा था कि पार्टनरशिप क्या चीज़ है, कुछ लोगों के बीच का रिलेशनशिप है जो कि इस बात को लेके एग्री करते हैं, एग्रीमेंट साइन करते हैं कि हम बिजनेस का प्रॉफिट आपस में शेयर करेंगे। लेकिन लॉस वाली बात वहाँ कुछ नहीं लिखी है। तो शेयरिंग ऑफ लॉस इज इम्प्लाइड का मतलब क्या है, ये अज्यूम कर लिया गया है उस डेफिनेशन में कि जब भाई प्रॉफिट शेयर करोगे तो लॉस भी भाई तुम ही शेयर करोगे। कहाँ से बंदा पकड़ के लाओगे जो बोलोगे तुम लॉस शेयर करो, नहीं, प्रॉफिट भी तुम ही शेयर करोगे और लॉस भी तुम ही शेयर करोगे। दस शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉस इज इम्पोर्टेंट। तो भाई चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो सभी लोग मिल के शेयर करेंगे। If some persons joined hands for the purpose of some charitable activity, it will not be termed as partnership। यहाँ लिखा है अगर कुछ लोग मिलके कोई चैरिटेबल एक्टिविटी करते हैं यानी कोई दान दे रहे हैं किसी को, तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था आप अगर बिजनेस कर रहे हैं प्रॉफिट कमाने के पर्पस से कर रहे हैं तो ही कहलाएगा कि आप पार्टनरशिप कर रहे हैं। कहीं दान दे रहे हैं, किसी का भला कर रहे हैं, वेलफेयर कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा। जहाँ प्रॉफिट वाली कंडीशन आएगी सिर्फ वही पार्टनरशिप कहलाएगा। नेक्स्ट है लाइबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप। अब ये पॉइंट क्या कह रहा है, थोड़ा सा समझना आपके लिए नया है, थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है। Each partner is liable jointly with all the other partners and also severally to the third party for all the acts of the firm done while he is a partner। इसमें लिखा है भाई हर एक पार्टनर लायबल है बाकी सभी पार्टनर्स को लेके, यानी अगर बाकी सभी पार्टनर्स ने कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट किसी के साथ ज्वाइन किया, जो पहला पार्टनर है
भाई वो उस चीज़ को लेके लाइबल होगा। जैसे कि 4 बंदे थे, एग्जांपल से समझाती हूँ, उन्होंने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, लॉस हो गया, ठीक है। तो जो पहला बंदा था वो ऐसे बोल नहीं सकता है कि मैं तो अब इसकी जिम्मेवारी नहीं उठाऊंगा, घाटा हो गया तुम अपने आप देखो। नहीं, घाटा हुआ है तो पहले वाला भी लायबल होगा, जिम्मेदार होगा, उसको भी वो घाटे की भरपाई करनी पड़ेगी। सेवरली टू द थर्ड पार्टी का मतलब है यहाँ पे जो भी थर्ड पार्टी के साथ हम साइन कर रहे होंगे, ठीक है, उसको जो नुकसान की भरपाई करनी होगी वो सारे मिलके करेंगे पार्टनर्स। कोई एक पार्टनर ऐसा नहीं बोल सकता है कि नहीं भाई सॉरी मैं नहीं करता कुछ भी, ऐसे नहीं बोल सकते हैं। अगर वो पार्टनर है उस वक्त जब तक घाटा हुआ है और वो पार्टनर है, उसको भरपाई करनी पड़ेगी। नॉट ओनली दैट द लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर फॉर एक्ट्स ऑफ द फर्म इज़ अनलिमिटेड। यहाँ पे एक बात और लिखी है कि जो पार्टनर्स हैं उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। इस शब्द का मतलब क्या है, लाइबिलिटी अनलिमिटेड होना? दिस implies that his private assets can also be used for paying off the firm debts। इसका इम्प्लाई का मतलब होता है, इसका मतलब ये है कि अगर कोई घाटा हो जाए, उसकी भरपाई करनी पड़े, तो जो भी पार्टनर है उसके जो प्राइवेट एसेट्स है, प्राइवेट यानी उसका पर्सनल घर, उसका पास पर्सनल गोल्ड ज्वेलरी या कार जो भी है, उसको वो बेचने पड़ेंगे और फिर वो फर्म के डेट यानी फर्म का कर्जा उतारेगा। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि पार्टनर्स को अपना पर्सनल सब कुछ बेचना पड़ सकता है, प्रॉपर्टी वगैरह, फर्म का कर्जा उतारने के लिए। इस शब्द का यही मतलब है कि पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, यानी उनके पास जो पैसा है सब लगा दो भाई आंख बंद करके, चलो।